स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर निमी क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 12 पार्ट 12 करेंगे। इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको पहले नंबर पे फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके उन 11 पार्ट्स को जरूर देख सकते हैं अगर आप भी CBT एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उस केस में। एंड साथ में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर और इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर और वह वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस सेकेंड ईयर की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स वहाँ पे हमने आपका करवा दिया है। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ में हमारे साथ आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेक स्टडी ITI चैनल है, 18,000 से ज़्यादा छात्र वहाँ पे जुड़ चुके हैं। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते पार्ट 12। पार्ट 12 11 में हम लोग जो है 25 क्वेश्चन कर चुके थे, 1 से लेके 25 तक आपका जो 4th सेम का PDF है उसका क्वेश्चन के सीरियल नंबर हमने आपके लिए इसलिए नहीं बदले हैं जिससे आपको अगर आप PDF के साथ कभी स्टडी करना चाहें तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी आसानी होगी। तो यहाँ पे पार्ट बदलते जाएंगे, पार्ट 12, 13, 14 ऐसे, बट क्वेश्चंस के जो सीरियल नंबर वो हमने PDF वाले ही रखे हैं। तो 26वां क्वेश्चन यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलेंगे जिससे आप ना सिर्फ इसको रट पाएँ, आप आसानी से समझ पाएँ, जिससे आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, तो ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन है वाई टेनन्स आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ बेस प्लेट ऑफ मिलिंग फिक्सचर। प्रीवियस पार्ट में भी टेनन और स्लॉट्स की बात हुई थी। जो मिलिंग फिक्सचर होते हैं उसके बेस प्लेट के निचले भाग में टेनन क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो टेनन का पर्पज क्या होता है, 4 ऑप्शंस आपको पहले मिल जाते हैं। फॉर गाइडिंग द टूल यानी टूल को गाइड करने के लिए, फॉर क्लैंपिंग पर्पज क्लैंपिंग उद्देश्य के लिए, फॉर बैलेंसिंग वर्कपीस को संतुलित करने के लिए, या फॉर प्रॉपर लोकेशन ऑफ फिक्सचर या फिक्सचर को सही तरह से लोकेट करने के लिए। तो यही यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जो टेनन होते हैं उनका काम होता है फिक्सचर को सही तरह से मशीन टेबल पे लोकेट करना, ठीक है। और जो स्लॉट्स बने होते हैं उनका काम होता है उसको रिजिड तरीके से पकड़ना, फिक्स करना अच्छे से, ठीक है। कुछ इस तरह से आपके यहाँ देखिए मशीन टेबल है, यहाँ पे जो टेनन आपके बने होते हैं ना उसके थ्रू क्या होता है मशीन टेबल पे इसे हम सही लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर, व्हाट द पर्पज ऑफ ड्रिल बुसेस प्रोवाइडेड इन द ड्रिल जिग। एक ड्रिल जिग में जो ड्रिल बुस है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो हमने जैसे आपको बताया था ना, ड्रिल जिग होती है, सबसे पहले मान लीजिए ड्रिल जिग है, एक हम यहाँ होल जस्ट बना के बता रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, इसमें एक आपका लाइनर बुस आता है, ठीक, जिससे ड्रिल जिग डैमेज ना हो। फिर इसमें आपका आता है एक बुस, स्लिप बुस जिसे कहते हैं या फिक्स बुस कहते हैं। तो स्लिप बुस क्या करता है, यहाँ पे स्लिप बुस का काम होता है यहाँ पे लोकेट एंड गाइड कटिंग टूल। जो कटिंग टूल होगा, स्पेशली आपका ड्रिल है तो ड्रिल बिट ही होगी, उसे क्या करना, लोकेट करना व गाइड करना। ये 2 काम रहता है ड्रिल जिग में ड्रिल बुसेस का। अच्छा, बुसेस का प्रयोग इसलिए हम करते हैं जिससे आपकी जो ड्रिल जिग है वो डैमेज ना हो। देखिए इस तरह से है ना, अब इसमें से आपका ड्रिल जा रहा है तो डैमेज पहले क्या होगा, अगर होगा तो बुश डैमेज होगा, बुश को हम बदल देंगे। बुश को लगाने निकालने में अगर कुछ डैमेज होगा तो लाइनर बुश डैमेज होगा, इसे हम बदल सकते हैं, बट हमारी जिग जो है ये सुरक्षित रहेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे बुश का काम है। एंड साथ में बुश का एक और फ़ायदा हो जाता है, एक ही जिग है, इसमें अलग अलग साइज़ का बुश निकाल के ड्रिलिंग रीमिंग कई ऑपरेशन भी आप कर सकते हैं, साइज बदल के। स्लिप बुश जो होती है आप स्लिप करके जस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ फिक्सचर। इस फिक्सचर का आपको नाम बताना है, क्या है ये, ठीक है। इसमें देखिए स्लॉट्स कटे हैं, तो स्लॉट्स कटे होंगे तो हमने एक चीज़ कहा था आपको, जब भी आपको इस तरह के स्लॉट्स दिख जाएं तो आप समझ जाइए कैसा फिक्सचर है वो, इंडेक्सिंग फिक्सचर। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इंडेक्सिंग फिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द कलर ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल जो है धातु है उसका रंग क्या होता है, आप सबने देखे होंगे वाइट होता है, बट वो एक वाइटिस ग्रे भी आप कह सकते हैं अगर वाइट ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो, वाइटिस ग्रे, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ओर प्रोड्यूसेस लीड मेटल, ठीक है, किस अयस्क से हमें सीसा धातु प्राप्त होती है। तो सीसा धातु के लिए अयस्क क्या है आपका, गैलेना, ठीक है। गैलेना एक ऐसा ओर होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सीसा बना सकते हैं। उसी तरह से मैलेकाइट और पायराइट से आप क्या बनाते हैं, कॉपर, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, ठीक है। ये अयस्क का मतलब ये होता है ना, जैसे खदान होती है पत्थर के रूप में या गंदगी के रूप में, मिट्टी की तरह आप कह दीजिए, ये मिलता है और अलग अलग फर्नेस में अलग अलग प्रोसेस से शुद्धिकरण करके फिर हम लोग इससे एल्यूमिनियम निकालते हैं। जो बॉक्स, ऐसा थोड़ी होता है कहीं आप गए खुदाई किए आपको एल्यूमिनियम मिल गया, एल्यूमिनियम नहीं मिलता, आपको बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। ये एक तरह से अशुद्ध एल्यूमिनियम होता है, इसमें कुछ मात्रा हो सकता है 30%, 40%, 50%, इस तरह से हर अयस्क में
रहेगा एल्युमिनियम, ठीक है, उसे आपको शुद्ध रूप में प्राप्त करना होता है। उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इसीलिए धातुएं महंगी भी आती हैं, ठीक है। तो ऐसा शीशे का, कॉपर का, एल्युमिनियम का या लोहे का कोई पेड़ या कोई खदान नहीं होती जहाँ से डायरेक्ट निकलता है। लोहा भी आयरन और होता है, उसको शुद्ध करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, तब उससे लोहा मिलता है, फिर लोहे से स्टील बनाते हैं, ठीक। उसी तरह से बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है। ये सारे ओर हैं, ठीक है, इन्हें ओर भी कहते हैं, इन्हीं से हम निकालते हैं, निष्कर्षण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ मेटल एलॉय ऑफ लीड, टिन, कॉपर एंड एंटीमनी, यानी सीसा, टिन, तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है। तो इन चारों को मिला के जो एक मिश्र धातु बनती है उसे हम लोग बोलते हैं बैबिट मेटल। इसकी बियरिंग्स भी बनाई जाती हैं कहीं कहीं, क्या बोलते हैं, बैबिट मेटल, ठीक है। यहाँ पे ब्रॉन्ज को पीतल लिख दिया, एक्चुअल में ब्रास लिखना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल ब्रॉन्ज ही अगर समझिए आप, पीतल अगर होता है तो पीतल होता है, कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन मुंटज, ठीक है, इसको मुंतज भी लिखा है, इसको मुंटज भी पढ़ते हैं, मुंटज मेटल या मुंतज मेटल या मुंतज धातु, ठीक है। तो मुंटज धातु या मुंतज धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होता है, तो उसका अनुपात होता है 60:40, यानी 60% आपका, 60 भाग जो है आपका क्या होगा, कॉपर होगा, बाकी आपका जिंक होगा 40%, तो उसे हम मुंटज मेटल कहते हैं। एक्चुअल में ना एक ब्रास जो होता है, आप सभी को पता है ना, कॉपर और जिंक मिलके क्या बनाते हैं, ब्रास, यानी कि पीतल, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं। तो ये बेसिकली पीतल जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल बन जाता है आपका। साथ में जो मुंटज मटेरियल है आपका, जब 60-40 रेशियो रखते हैं तो ये काफ़ी गोल्डन कलर का एंड अच्छा सा एक धातु बनता है, जिसका जनरली हम लोग प्रयोग आर्किटेक्ट वगैरह में, शिप वगैरह में, इन सब में करते हैं जनरली, ठीक है। एंड उसी जगह अगर यहाँ पे 63-37 होता, इसको हम लोग बेसिक ब्रॉन्ज कहते हैं, बेसिक ब्रास कहते हैं, ठीक है। यही अगर 70-30 हो जाता तो इसे हम लोग ब्रास कहते हैं, या इसी को हम लोग कार्ट्रिज ब्रास कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग रेशियो मिलाने से अलग अलग तरह का ब्रास आपको प्राप्त हो जाता है, पीतल आपको प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर। देखिए पीछे ही बात हुई थी, बॉक्साइट से हम लोग क्या निकालते हैं, बॉक्साइट से हमें मिलता है एल्यूमिनियम। क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। मैलेकाइट और पायराइट से तांबा, ठीक है। कॉपर और जिंक का एलॉय ब्रास, ठीक। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मेटल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट। पेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, जिंक का, लेड का, ब्रास का या एल्यूमिनियम का। तो पेंट बनाने में लेड यानी सीसा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव द ड्रिवन शाफ्ट विल रोटेट अपोजिट्स टू ड्राइव शाफ्ट। किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव जो है संचालित शाफ्ट ड्राइव करने के लिए विरोध को घुमाएगा, विरोध नहीं मतलब उल्टा घुमाएगा। बेसिकली क्या होता है ना, आपकी जैसे ये पुली हो गई, दूसरी ये पुली होती है, एक होती है आपकी ड्राइव पुली, एक होती है आपकी ड्रिवन, एक चलती है तो एक उसको चलाती है, ठीक। अगर इसमें हम नॉर्मल ऐसा बेल्ट रखते हैं तो जो डायरेक्शन इसकी होती है वही डायरेक्शन आपको इसकी मिलती है, यानी ये क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज। बट अगर हम बेल्ट को क्रॉस कर दें तो डायरेक्शन हमारी क्या होती है, बदल जाती है, ठीक है। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में आपको क्या मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा। ड्राइव शाफ्ट से अपोजिट आपको ड्रिवन शाफ्ट पे डायरेक्शन मिलेगा कुछ इस तरह से। देखिए ये है आपका, मान लीजिए मेन पुली है, ये इधर घूम रही है, ठीक। इसका डायरेक्शन क्या हुआ, ऐसे क्लॉकवाइज हुआ, इसका भी देखिए क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। लेकिन वहीं जैसे हमने बेल्ट को क्रॉस कर दिया, अब क्या मिला, ये अगर इधर घूम रहा है तो ये किधर घूम रहा है, ये कैसे जा रहा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक। इधर से उधर जिधर भी आप चाहें देख सकते हैं। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, आपको अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिवन शाफ्ट जो है घूमती हुई दिख जाएगी, मतलब मिलेगी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ बेल्ट फास्टनर। इस बेल्ट फास्टनर का आपको नाम बताना है, क्या है ये बेल्ट फास्टनर का मतलब होता है जैसे नट बोल्ट होता है ना, दो मेटेलिक पार्ट को जोड़ते हैं, उसी तरह से जो कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं जिसपे आप मटेरियल हैंडलिंग वगैरह करते हैं, या कोई भी बेल्ट हो गई, उन्हें भी जोड़ना होता है, क्योंकि ऐसे वो गोल गोल तो आएगी नहीं। कुछ ही बेल्ट्स आती हैं जो कम दूरी वाली हैं, जो ज़्यादा दूरी वाली होती हैं बेल्ट, लंबी बेल्ट होती हैं, उन्हें आपको जोड़ना पड़ता है अगर वो टूटती हैं बीच में से उसके बाद भी। तो ये जो जोड़ने का तरीका, इसे हम लोग बोलते हैं एलिगेटर टाइप। क्या बोलते हैं, एलिगेटर टाइप। ये इस तरह से इसमें क्या होता है, फंस जाता है स्लॉट्स में, एंड आपकी जो बेल्ट्स होती हैं वो जुड़ जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ गियर। इस गियर का आपको प्रकार बताना है। गियर देख लीजिए पहले, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी, इसका जो एक्सिस है और इसका जो एक्सिस है कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका माइटर गियर जिसे बोलते हैं, यहाँ मेटर गियर लिखा है,
माइटर गियर या मेटर गियर हो जाता है। ठीक है, ऐसी जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है जहां आपको पावर ट्रांसमिशन के केस में डायरेक्शन को भी बदलना हो। ठीक है, पावर यहाँ ट्रांसमिट हो रही थी, अभी इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट होने लगी। ठीक, उसी जगह अगर इस पर गियर की बात करें तो इस पर गियर में क्या होता है, जो पैरेलल शाफ्ट होती हैं उन्हीं में आप पावर ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, इस तरह से नहीं, यहाँ क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसके केस में शाफ्ट जो होंगी कभी इंटरसेक्ट आपस में नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं आपस में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन द बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे ये आपका ड्राइवर पुली है, ये आपकी ड्रिवन पुली है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पुली आपको दिख रही है एंड इसी को पूछ रहा है क्या है ये। इस पुली का पर्पज़ पहले देखिए क्या है। दो पर्पज़ इसका आपको दिख रहा होगा, एक तो बेल्ट को इस तरह से दबाया, इससे क्या हुआ, बेल्ट में टेंशन मेंटेन हुआ, जो बेल्ट का तनाव था, टेंशन था, उसे मेंटेन किया। दूसरा आपको दिख रहा होगा ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली, दोनों पे बेल्ट ज़्यादा एरिया में कांटेक्ट में आ गया। ठीक है, यानी सरफेस कांटेक्ट एरिया जो था वो भी बेल्ट का क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ गया, तो आपकी पावर ट्रांसमिशन और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी दक्षता। ठीक है, तो यही इसका काम है और इसको बोलते हैं हम लोग जॉकी पुली, या इसी को कई बार आइडलर पुली भी बोलते हैं। इसी का एक और नाम है जॉकी पुली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके दो काम होते हैं अगर कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, एक तो बेल्ट टेंशन को मेंटेन करना, दूसरा जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उसको पुलिस पे बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ गियर ड्राइव चेंजेज रोटरी मूवमेंट टू लीनियर मूवमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है। ठीक है, गियर आपने देखा होगा, चलिए हम दिखाई देंगे आपको अभी। आंसर आपका सही यहाँ पे रैक एंड पिनियन। जो पिनियन होता है इसे छोटा गियर होता है और रैक जो होता है ये बड़ा गियर, इसमें मतलब रैक के टाइप का रहेगा और ये आपका लीनियरली मूव करेगा जबकि पिनियन इस पर रोटेट करेगा। आपको एक एनिमेशन के माध्यम से दिखा देते हैं। देखिए ये पिनियन जब रोटेट कर रहा है अपनी जगह पे, ठीक, तो क्या पिनियन अपनी जगह पे है, लेकिन ये हमारा क्या हो रहा है, जो रैक है ये हमारा मूव कर रहा है, कैसे, लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर इससे हम कोई एक्चुएटर या कोई चीज़ जोड़ दें इससे, तो वो भी उसी के साथ आगे पीछे होगा गियर बॉक्स में। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रैक एंड पिनियन, जहाँ आपका रोटरी मोशन किस में बदल रहा है, लीनियर में, रैखिक चाल में बदल रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन गियर। ये आपका गियर टूथ है या गियर है कह लीजिए कंप्लीट, उसमें टूथ तो होंगे, दांतें होंगे उसके, तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। देखिए इससे कई क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे कि गियर्स के जितने टर्म हो सकते हैं ना वो सब देख लेंगे, तो आसान हो जाएगा आपको किसी भी फिगर को देख के बताना कि क्या पार्ट है वो। फिलहाल के लिए ये जो है आपका, ये है आपका फेस विड्थ, जो आपका टीथ है उसका फेस विड्थ है, ये फेस की चौड़ाई है। अब यहाँ पे सारे पार्ट्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। ये आपका फेस विड्थ पहले ही आपने देख लिया। अब इसके बाद आपको बताएं, जो अपर पोर्शन इससे अगर खींचा गया एक सर्कल, गियर आपका गोल होगा, उसे हम लोग कहते हैं अडेंडम सर्कल। क्या कहते हैं, अडेंडम सर्कल। एंड सबसे लोअर बॉटम जो है, यहाँ से खींचे गए सर्कल को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे रूट सर्कल कहते हैं या डिडेंडम कह देते हैं। ठीक है, डिडेंडम सर्कल भी कह देते हैं। एक ये इमेजिनरी सर्कल होता है जिसपे आपके दांते टच कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम लोग पिच सर्कल या पीसीडी कहते हैं, पिच सर्कल डायमीटर या पीसीडी। ठीक है, ये पोर्शन आपका क्लियरेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, क्लियरेंस गियर का। ठीक, एंड इसके बाद एक और पोर्शन आपको मिलेगा जो आपका अडेंडम सर्कल है, उससे जो पिच सर्कल तक की दूरी है उसे हम लोग कहते हैं अडेंडम, उसका नाम होता है क्या, अडेंडम। ठीक है, एमएम में आएगी डेप्थ। एंड डिडेंडम सर्कल से पिच सर्कल तक की दूरी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं डिडेंडम। ठीक, ये होता है आपका फिलेट, यहाँ पे जो कर्व है, ठीक, इसे हम लोग कहते हैं फ्लैंक। ये होता है आपका फेस। ठीक है, एंड ये होता है आपका सर्कुलर थिकनेस, ये पोर्शन होता है आपका सर्कुलर थिकनेस, और इसे हम लोग कहते हैं स्पेस विड्थ। जो एक दांत से दूसरे दांत के बीच की विड्थ है पिच सर्कल डाया पे, इसे कहते हैं स्पेस विड्थ। और ये फेस विड्थ आपने देखा ही, क्योंकि ये फेस है तो ये फेस की चौड़ाई हो गई। तो इतने सारे टर्म्स हैं, इनको आप याद कर लीजिए, कोई भी टर्म आपसे पूछ सकता है कहीं भी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट्स आर टू शॉर्ट। यानी यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है, जैसे एक पुली आपकी यहाँ हो शाफ्ट पे लगी हो, दूसरी यहीं पे हो, ठीक है, तो हम कौन सी ड्राइव यूज़ करेंगे, कौन सा बेल्ट जो है यूज़ करेंगे। जनरली फ्लैट बेल्ट तो लंबी दूरी के लिए यूज़ करते हैं, लिंक बेल्ट या रिब्ड बेल्ट की अभी यहाँ बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है वी बेल्ट। आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, पावर ट्रांसमिशन में वी बेल्ट हम छोटी दूरी के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह के इक्विपमेंट्स भी आप सभी ने देखे होंगे। वी बेल्ट यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे पुली में भी स्लॉट्स कटे होते हैं, एंड वी जो है ये बेल्ट जो होता है वी शेप में रहता है, जो पुली पे
चलता है उसी स्लॉट्स में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से आप सभी को, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई द स्मॉल स्टील वेजेज इज टैप्ड अंडर द मशीन इन लिफ्टिंग ऑपरेशन। एक छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है? किसी मशीन के नीचे एक छोटा स्टील वेज रखने का पर्पज़ यही होता है कि उसमें थोड़ा सा स्पेस नीचे से बना होगा, जिससे हम उससे बाद में क्रोबार या किसी चीज़ से लिफ्ट कर रहे हों तो लिफ्ट कर सकें। तो राइट आंसर क्या है? टू एक्सेप्ट द क्रोबार। क्रोबार क्या होता है? इस तरह का एक रॉड या छड़ होती है, एक तरह का लीवर है कह लीजिए आप, जैसे लीवर आपने पढ़ा ना उत्तोलक, वही है जिस पे आप एक हैंडल पे यहाँ फोर्स लगा के और यहाँ से कोई हैवी चीज़ लिफ्ट कर सकते हैं। एक फिगर आपको जस्ट दिखा देते हैं, कुछ इस तरह का क्रोबार होता है, इसमें यहाँ व्हील टाइप का बियरिंग्स एंड व्हील भी लगा देते हैं जिससे आप इसे रोटेट कर सकें। इसको अगर आपको यहाँ इंसर्ट करना है तो यहाँ पहले से कुछ स्पेस होना चाहिए, अगर यहाँ पे चिपका रहेगा तो आप इसे इंसर्ट करके लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पे स्टील के छोटे वेजेस दे देते हैं जिससे आप क्रोबार को जो है वहाँ पे लगा के फिर लिफ्ट कर सकें। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू एडजस्ट द टेंशन ऑफ बेल्ट बिटवीन टू फिक्स्ड पुलीज। दो फिक्स्ड पुली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे समायोजित करेंगे? पीछे हम लोग देख चुके हैं, क्या करते हैं हम लोग, एक आइडलर पुली या जॉकी पुली को लगा के। तो देखिए आइडलर कहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बाई फिक्सिंग आइडलर पुली। एक आइडलर पुली को लगा के हम दो बेल्ट के बीच जो है टेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। टेंशन कम करना है, इसको थोड़ा ऊपर उठा देंगे, टेंशन को और बढ़ाना है, इसको थोड़ा और नीचे दबा देंगे। ठीक है, यही हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वाई वर्टिकल बेल्ट ड्राइव शुड बी अवॉइडेड इन पावर ट्रांसमिशन। कहीं भी आपने जब बेल्ट ड्राइव देखी होगी ना तो आपने ऐसा देखी होगी, पैरेलल देखी होगी, बहुत ज़्यादा देखी होगी, थोड़ी इंक्लाइंड देखी होगी, बट कहीं भी अक्सर आपने जो है वर्टिकल बेल्ट ड्राइव नहीं देखा होगा कि इस तरह से बेल्ट चल रहा हो। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि वर्टिकली चलने पे क्या होगा, जो पुल एंड स्लीपेज है, ग्रेविटेशनल पुल व स्लीपेज को हम क्या करते हैं, उसे अवॉइड करने के कारण हम क्या करते हैं, अवॉइड करने के लिए वर्टिकल बेल्ट ड्राइव इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल एंड स्लीपेज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ दिस कपलिंग। इस कपलिंग का आपको नाम बताना। देखिए देखने से थोड़ी सी आपको यूनिवर्सल कपलिंग जैसी दिखेगी, बट ये थोड़ा फिगर भी कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन से दे दिया गया, गलत दे दिया गया, बट ये है आपकी प्लेट कपलिंग। क्या है? प्लेट कपलिंग है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वाई द फेस ऑफ पुली इज क्राउन्ड इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में पुली का जो फेस है वो क्राउन क्यों होता है? पुली इस तरह से, मान लीजिए आप कोई देखेंगे ना तो इस तरह से फ्लैट ना होके उसको क्या कहेंगे, थोड़ा सा इस तरह से क्राउन कर देते हैं। जरूरी नहीं ऐसा ही करें, उत्तल ही बनाएं। ऐसे क्राउनिंग करने का पर्पज़ एक्चुअल में ये होता है कि यहाँ पे जो बेल्ट है ना उसको सेंट्रलाइज रखें, बेल्ट को केंद्रीकृत रखने के लिए हम क्या करते हैं, पुली को थोड़ा सा क्राउन बना देते हैं, क्राउन कर देते हैं, जिससे आपका बेल्ट जो है सेंटर में ही हमेशा रहे, इधर उधर भागे ना। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह के क्राउन, जरूरी नहीं क्राउन इस तरह मुकुट जैसा उठाओ तभी है, कॉनकेव क्राउन भी होते हैं, कन्वेक्स क्राउन भी होते हैं, स्ट्रेट टेपर टाइप के क्राउन भी होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट फेस पुली भी आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आती हैं, एंड स्ट्रेट टेपर भी आता है। ठीक है, तो इतने तरह के क्राउन जो है पुली में प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, विच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ परफॉर्म ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण के दौरान की गई गतिविधियों का कौन सा आलेखी प्रतिनिधित्व है? आलेखी मतलब क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप कैसे बताएंगे कि किसी चीज़ को जब मैन्युफैक्चर करना है, बनाना है, तो क्या क्या एक्टिविटी होगी। सबसे पहले क्या होगा, जैसे आप खाना भी बनाते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जी बनाना, मान लीजिए सब्जी को धोते हैं, फिर उसे काटते हैं ना, फिर आप कढ़ाई या जिसमें बनाना उसे चढ़ाते हैं, एक स्टेप होता है ना। उसी को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोसेस चार्ट। जैसे खाना बनाने का प्रोसेस होता है ना, वैसे ही कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करना उसका एक प्रोसेस होता है, तो उसी को अगर हम ग्राफिकल यानी एक तरह से आलेख बना के शो करें तो उसे हम लोग प्रोसेस चार्ट कहते हैं। कुछ इस तरह से एक प्रोसेस चार्ट आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, रॉ मटेरियल आपको रिसीव होगा, उसका इंस्पेक्शन आप करेंगे, कोई मटेरियल बनाना है तो ठीक है। फिर मटेरियल ओके या नॉट ओके, अगर नॉट ओके है तो आप सप्लायर के पास भेज देंगे, ओके है तो आप क्या करेंगे, स्टोरेज में भेजेंगे, फिर प्रोडक्शन में जाएगा। प्रोडक्शन में अगर नॉट ओके है तो फिर से कुछ ना कुछ होगा, अगर ओके है तो यहाँ पे पैकेज होगा, लेबल होगा, देन डिस्पैच हो जाएगा। ऐसा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका होता है किसी भी प्रोसेस चार्ट का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन
फास्ट एंड लूज पुली असेंबली। ये क्या है? फास्ट एंड लूज पुली असेंबली है। देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ना वो आपकी लूज पुली है, और जो आपका ये स्ट्रेट लाइन ऐसी दिख रही है आपको बोल्ड लाइन, वो आपकी है फास्ट पुली। ये फास्ट पुली, ये लूज पुली। लेकिन यहाँ पे ना अगर ये पोर्शन यहाँ करके यहाँ से पूछता तो हम लोग कहते कि आपकी फास्ट पुली है, बट एक्स यहाँ साइड में पूछ रहा है, साइड वाले पोर्शन से टिक करके पूछ रहा है, तो ये है आपका क्राउन पुली। क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्राउन पुली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच कपलिंग इज यूज्ड इन द प्लेस फॉर स्लाइट रिलेटिव मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। अल्प रिलेटिव मूवमेंट के लिए किस कपलिंग का उपयोग किया जाता है? मतलब दो शाफ्ट में अगर आप कोई कपलिंग लगा रहे हैं, थोड़ा सा रिलेटिव मूवमेंट उनमें होना हो, तो हम वहाँ पे फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज़ करते हैं। कैसी कपलिंग? फ्लेक्सिबल कपलिंग का। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज़ द इमेजिनरी सर्किल ऑन टू मेटिंग गियर्स। दो मेटिंग गियर पर एक काल्पनिक सर्कल कौन सा है? तो दो मेटिंग गियर पे जो काल्पनिक सर्कल होता है, हम पीछे ही बात कर चुके हैं, क्या होता है वो आपका पिच सर्कल होता है। ऐसा आप देखिए दो मेटिंग गियर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इमेजिनरी सर्कल है ना, जिसपे हम ये मानते हैं कि एक्चुअल में कोई सर्कल होता नहीं है, हम ये मानते हैं कि आपके गियर्स यहीं पे ऐसे मिलते हुए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा गियर्स यहीं पे फिर घिसते भी हैं क्योंकि मेटिंग यहीं पे होती है। इसे हम लोग कहते हैं पिच सर्कल, एंड इस डायमीटर को कहते हैं पिच सर्कल डायमीटर। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए पार्ट नंबर 12 में। इसके बाद हम लोग करेंगे 51 से 75 तक के क्वेश्चन पार्ट 13 में, एंड उसको भी पाने के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, एंड साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। अब आती बारी बोनस क्वेश्चन की। बोनस क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ बुश इज यूज्ड इन जिग टू परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इन सेम लोकेशन। एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन के लिए जिग में किस प्रकार के बुश का उपयोग किया जाता है? स्लिप बुश का, प्लेन बुश का, फिक्स्ड बुश का, या लाइनर बुश का? राइट आंसर जो भी हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, एंड वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट्स में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा एंड पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा।